अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को डॉन एडिटोरियल के ज़रिए सीखते हैं और वर्ड बाय वर्ड इसको रीड करते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है स्लिप ऑफ द टंग और उसके बाद उसने देखो क्वेश्चन मार्क डाला है। वो सवाल कर रहा है कि क्या ये वाकई स्लिप ऑफ द टंग थी, कि क्या वाकई ये चीज़ जो है वो गलती से आपके मुंह से अदा हुई थी। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें बहुत स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, बात तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बात सिर्फ यही है इसमें कि जो नेशनल असम्बली थी ऑन थर्सडे के रोज़ हुआ कुछ यूँ है कि जो इमरान खान थे उसके मुंह से कुछ अल्फाज ऐसे निकले हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है, मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। उन्होंने क्या किया, उसामा बिन लादेन के लिए एक शहीद का वर्ड इस्तेमाल कर दिया है और ये सारा एडिटोरियल उसी के ऊपर है। लेकिन हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इस एडिटोरियल में बहुत अच्छे ग्रामर स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं आज के। तो टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस आर नोन, पॉलिटिशियंस जो है ना वो जाने जाते हैं टू मेक बनाने के लिए एम्बैरसिंग स्टेटमेंट्स, कि वो बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट्स बनाते हैं एंड देन रो बैक, और फिर उनको वापस ले लेते हैं बाय सेइंग, ये कहते हुए दे वर मिसकोटेड, कि उनको मिसकोट किया जा रहा है, उनकी जो बात थी उसको चेंज किया जा रहा है। और या दैट ये कि देयर वर्ड्स वर टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उनके जो लफ्ज़ हैं ना वो ले लिए गए हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। ये क्या चीज़ होती है मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, तो वो ये बात कर रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाने जाते हैं कि वो बड़ी एम्बैरसिंग स्टेटमेंट्स पहले करते हैं, फिर उसके बाद उन अल्फाज को वापस ले लेते हैं, ये कहते हुए कि उनकी जो बात है, उनके जो अल्फाज हैं उनको मिस कोट किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से उनको चेंज करके मेंशन किया जा रहा है। और यहाँ ये कि उनके जो अल्फाज हैं वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लिए गए हैं, मतलब ये जो लफ्ज़ उन्होंने बोले थे वो एक ख़ास सिचुएशन में बोले थे। अब आप क्या कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को छोड़कर सिर्फ उनके अल्फाज को ले रहे हो, तो वो ये बात कर रहा है। तो अब इसको जोड़ते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो जाने जाते हैं कि वो बनाते हैं एम्बैरसिंग स्टेटमेंट्स और फिर उनको वापस ले लेते हैं, ये कहते हुए कि उनको मिसकोट किया गया है, उनकी बात को चेंज किया गया है या उनके अल्फाज को लिया गया है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई। उसके बाद एम्बैरसिंग, एम्बैरसिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नागवार। ठीक है, जो इसके सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमिलेटिंग, शेमफुल। जैसे एम्बैरसिंग है ना, इसके लिए एक और दो और वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे फोपा। ठीक है, ये जो फोपा होता है इसका मतलब होता है बेतुकी बात या अमल, कोई बेतुकी हरकत करना या बेतुकी बात करना। ठीक है, जिसको कहते हैं एन एम्बैरसिंग ब्लंडर। ठीक है, अब ये ब्लंडर क्या है, ये देखो, ब्लंडर का मतलब होता है गलती। ठीक है, इसका मतलब होता है एन एम्बैरसिंग मिस्टेक, ऐसी मिस्टेक जिस पे शर्मिंदगी महसूस हो, या मेक अ सीरियस मिस्टेक, के बहुत सीरियस संगीन गलती कर देना, तो उसको ब्लंडर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स थी आप ये भी कह सकते हो कि उसने फोपा किया था, उसने एक एम्बैरसिंग ब्लंडर किया था, उसने एक ऐसी मिस्टेक की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग थी और बहुत ही सीरियस मिस्टेक थी। तो आप ये तीनों वर्ड्स को अपनी नोट्स में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है रो बैक। रो बैक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू चेंज, चेंज करना। किसको, अ प्रीवियस डिसीजन को, जो पहली बात या जो फैसला किया था, कोई ओपिनियन दिया था या कोई स्टेटमेंट दी थी ना, अब उसको चेंज कर देना। ठीक है, अब देखो ये जो चेंज करने का काम है ना, ये जो चेंज करते हैं अपनी बातों को, तो वो किस तरीके से करते हैं वो बाय के ज़रिए उसने बताया है। बाय जो है वो मेथड को बताता है। ठीक है, जैसे ये वो बता रहा है कि ये कहते हुए ये चेंज करते हैं। मिसकोटेड, मिसकोटेड का मतलब होता है गलत हवाला देना। ठीक है, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ कोटिंग समथिंग इनकरेक्टली, मतलब कि कोई काम या किसी मिसाल के तौर पर किसी चीज़ का गलत हवाला देना, गलत तरीके से उसको मेंशन करना। मिस रिपोर्ट करना, मिस रिप्रेजेंटेड, गलत तरीके से उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, तो ये जो चीज़ होती है वो मिस कोट होती है। अच्छा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसके साथ आपको टेक नज़र आएगा या कोट नज़र आएगा। ठीक है, कि कोई चीज़ है उसको लिया जा रहा है या कोट किया जा रहा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
इसका मतलब होता है कि किसी के रिपीट करना, किसी के पार्ट को जो उसने बात की है ना उसको रिपीट करना बगैर मेंशन किए हुए सिचुएशन को जिसमें वो बात जो थी वो कही गई थी, मतलब उसके जो मीनिंग्स हैं उसी को डिफरेंट कर देना, उसी को तब्दील कर देना, तो वो होती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ आपको हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है देखने को कि आप जब बाज़ औक़ात ऐसे होता है हम कोई वर्ड्स बोलते हैं लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोले जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग करते हैं उस सिचुएशन को साइड पे रखते हैं और वो जो आपके वर्ड्स जो आपके मुंह से अदा हुए हैं उनको लेकर उसको एक्सक्यूज़ बनाते हैं या उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वही चीज़ बात की जा रही है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के बारे में। बट लेकिन व्हेन अ कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स, कह रहा है कि जब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर स्पीक करता है ना, बोलता है इन पार्लियामेंट में विद द आइज ऑफ द वर्ल्ड ऑन हिम, जो आइज होती हैं ना दुनिया की ऑन हिम उसके ऊपर होती हैं, देयर इज़ वेरी लिटिल रूम, तो क्या होता है बहुत ही थोड़ी गुंजाइश होती है फॉर एरर, गलती के लिए, एंड वर्ड्स मस्ट बी वेट केयरफुली, तो जो अल्फाज है ना उनको बड़ी एहतियात से जो है ना उनको अदा करना होता है, उनको बड़ा सोच समझ के बोलना होता है। तो वो ये बात कह रहा है कि जब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोलता है ना पार्लियामेंट में तो जितनी भी आइज़ होती हैं ना दुनिया की वो उसी के ऊपर होती हैं, और वो कह रहा है कि बहुत ही कम गुंजाइश होती है गलती के लिए, और जो अल्फाज हैं उनको बड़ा एहतियात से सोच समझ कर निकालना चाहिए मुँह से। अच्छा, अ कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स उसकी वर्ब हो गई है। उसके बाद लिटिल रूम का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब कि बहुत ही ना के बराबर जो है ना वो गुंजाइश की बात कर रहा है। अच्छा, मस्ट बी वेट, इसका मतलब होता है थिंक वेरी केयरफुली, कि बड़ी एहतियात से सोचना, बिफोर यू से समथिंग, कुछ कहने से पहले, कि कुछ कहने से पहले आपके जो वर्ड्स हैं ना आप उसका वेट करो, आप उसका वज़न करो, मतलब जो अगर दूसरी सेंस में देखा जाए ना तो जिसको कहते नहीं है पहले तोलो फिर बोलो, तो ये वो वाली बात कह रहा है कि आपके जो वर्ड्स हैं ना सबसे पहले वो वेट होने चाहिए, उनको बहुत एहतियात से सोचना चाहिए कि क्या मैं ये वर्ड्स अदा करूं कि ना अदा करूं। अच्छा, ये कहाँ पे ये सिस्टम वो बता रहा है, वो असल में इस चीज़ में बात कर रहा है कि जब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो पार्लियामेंट में बोलता है तो तब ये इन वर्ड्स की बात कर रहा है कि इनको बड़ी एहतियात से अदा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं है गलती की। स्पीकिंग इन द नेशनल असम्बली, बोलते हुए नेशनल असम्बली में ऑन थर्सडे के रोज़ ड्यूरिंग द ऑन गोइंग बजट, वो जो चलता हुआ बजट सेशन है ना उसके दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेज्ड मैनी एन आईब्रो, इमरान खान ने बहुत सी आईब्रोज को खड़ा कर दिया। व्हेन ही रेफर्ड, जब उसने मेंशन किया, अच्छा किस चीज़ को मेंशन किया, स्लेन अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन एज अ शहीद, कि जब उसने मर्डर्ड हुए अलकायदा के उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, मार्टायर कहा, जस्ट आफ्टर, फ़ौरन बाद, किस चीज़ के, सेइंग, ये कहने के, ही वॉज किल्ड, कि वो मारे गए थे, वो मारा गया था इन द 2011 एबटाबाद रेड, के 2011 एबटाबाद रेड में। तो वो ये बात कर रहे हैं कि जो बोलते हुए नेशनल असम्बली में थर्सडे के रोज़ उस बजट सेशन में जो कि ऑन गोइंग है, जो कि जारी है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खड़े कर दिए बहुत सारी आईब्रोज को जब उसने मेंशन किया कि जो उसामा बिन लादेन जिनका मर्डर हुआ है उनको शहीद के तौर पर पेश किया, शहीद के तौर पर मेंशन किया। फ़ौरन बाद कहने के, किस चीज़ के कहने के बाद, कि वो मारा गया था 2011 एबटाबाद रेड में, इसके फ़ौरन बाद उसने ये वाली बात कर दी। अच्छा, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वो कैप चेक कर लेते हैं। रेफर्ड एज का मतलब है कि किसी चीज़ को ना आप मेंशन करते हो किसी चीज़ के रूप में, तो यहाँ पे ये जो था ना उसामा बिन लादेन, इसको किस तरीके पर रेफ़र किया जा रहा है, किस तौर पे पेश किया जा रहा है, एज लगा के बता रहा है कि शहीद के तौर पर, शहीद के तौर पर उसको क्या किया जा रहा है, मेंशन किया जा रहा है। अच्छा, स्लेन क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। तो वो बता रहा है कि ये वो उसामा बिन लादेन है जिसका मर्डर हुआ है, जो जिसका कत्ल हुआ है। अच्छा, जस्ट आफ्टर, जैसे यहाँ पे तो जस्ट आफ्टर इस्तेमाल हुआ है ना, तो जस्ट बिफोर भी आपको नज़र आ सकता है। इसका मतलब होता है हैपनिंग, किसी चीज़ का होना, अ वेरी शॉर्ट टाइम,
बिफोर और आफ्टर समथिंग, किसी चीज़ के फ़ौरन पहले या फ़ौरन बाद में। ठीक है, अब तो यहाँ पे आफ्टर लगा है तो इसका मतलब है कि फौरी बाद में, अगर बिफोर होता तो इसका मतलब होना था कि फौरी पहले। अच्छा, अब ये देखो मैनी एन, तो होता कुछ यूँ है कि मैनी का तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, लेकिन जब मैनी ए या एन आ जाता है तो हमें तब समझ नहीं आती कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मिस्टेक होती है और ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली बात समझने की ये है कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, नो डाउट ये एक लार्ज नंबर को ही शो करते हैं, लेकिन इनके रूल्स डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? जो मैनी होता है ना, मैनी, उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद प्लूरल वर्ब आती है। ठीक हो गया, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। उसके बाद जो मैनी एन होता है ना, उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। ये रूल्स हैं कि समझ आ गई। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों यूज़ करते हैं? जब मैनी लगा के भी तो बात कर रहे हैं, अगर आप ये सेंटेंस चेक करो कि मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर, बहुत सारे जो सोल्जर्स थे ना वो मारे गए वॉर में, जंग में। ठीक है, मैनी लगा के उसने बात की है। अब यही बात वो इस तरह से भी कर सकता है कि मैनी या सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर, कि बहुत सारे जो सोल्जर थे वो मारे गए वॉर में। अब डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस एक तो मैंने ये बता दिया कि इनके रूल्स डिफरेंट हैं, कि यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन जब मैनी ए या एन इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद सोल्जर जैसे ये सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। अच्छा, मतलब सेम है लेकिन मतलब कहाँ पे डिफरेंट होते हैं? मतलब यहाँ पे होते हैं, जो मैनी होता है ना वो लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जैसे ना जनरली बात करता है, मतलब आम तौर पर, के मतलब जिसको कहते नहीं कि सबको इकट्ठे बात कर ली उसने, कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो मारे गए वॉर में। जब लग जाता है ना मैनी ए या एन, ये असल में इस्तेमाल होता है एम्फासाइज डालने के लिए, जोर डालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये असल में बात कर रहा होता है एक एक करके, ये एक एक सोल्जर को ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये एक एक की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हमने जोर देना हो ना, इन पे जोर देना हो कि शहीद तो सारे, वो कह रहा है कि बहुत सारे सोल्जर्स थे वो किल्ड हुए हैं, मारे गए हैं वॉर में, लेकिन अब यहाँ पे जितने सोल्जर्स थे मैं एक एक सोल्जर की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो 10 सोल्जर थे तो 1 2 3 4 5 6 10 तक मैं सब एक एक करके बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे यूज होता है ए। ठीक है, मैनी ए। थर्ड चीज़ जो इसकी है वो ये है कि हम सबको पता है कि ए और एन जो होते हैं इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब एक होता है। इनके बाद वैसे भी जो नाउन होता है वो कभी भी प्लूरल नाउन नहीं लगाते, ए और एन का मतलब ही एक होता है। तो इस चीज़ से आप इस बात को याद रखना कि ए और एन के बाद जो होगा ना वो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बस ये डिफरेंस होता है, इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको अच्छे से समझ लें आप इसको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यूज़ हुआ है रेस्ड। रेस्ड क्या चीज़ है? ये चीज़ मुझे अब तक कंफ्यूज करती रही थी, तो इसको चेक कर लो। पहले होता है, एक होता है राइज वर्ब। ठीक है, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रोज, उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है राइजन, और जो इसकी फोर्थ फॉर्म होती है जिसको ING फॉर्म बोलते हैं वो होती है राइजिंग। ठीक हो गया। इसी तरह से एक वर्ब होती है रेज, उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रेज्ड, थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होती है, लेकिन जो उसकी फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है रेजिंग। यहाँ तक आपको पता चल गया कि इनकी फॉर्म्स ये होती हैं। अब इनके मतलब देखो, जो राइज होती है ना, राइज, इसका मतलब होता है उठ खड़ा होना, मतलब खुद को खड़ा करना। इसमें आप खुद की बात करेंगे, खुद को खड़े करने की बात करेंगे, तो वहाँ पे राइज इस्तेमाल होगा, पहली बात। दूसरी चीज़ जो होती है ना, जो राइज, ये जो रोज रीज़न है, राइजिंग है, ये इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ के इंक्रीज होने में, कि कोई चीज़ जो है वो इंक्रीज हो गई है, तो उसके लिए भी राइज रोज रीज़न का इस्तेमाल करते हैं। अब रेस को देखो। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगी, आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा मैं आपको ना वो बेस बना रही हूँ कि इनका थोड़ा आपको पता चल जाए। अब ये जो रेज है इसका मतलब है किसी चीज़ को खड़ा करना। ठीक है, अब आपने किसी चीज़ को खड़ा करना है। ठीक है, रेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया, रेजिंग हो गया।
उसके बाद दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना। यहाँ पे इंक्रीज होना था, यहाँ पे इंक्रीज करना है। ठीक हो गया। अब देखो, जो राइज, रोज, रीजन, राइजिंग होता है ना, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। मतलब इनके बाद सब ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये जो वर्ब होते हैं इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। जो रेज, रेज्ड और रेज्ड, रेजिंग होते हैं ये ट्रांजिटिव होते हैं। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके ऊपर ये अपने एक्शन को ट्रांसफर कर सकें। अब ये देखो, मैंने क्या कहा था कि जो राइज होता है इसका मतलब है उठ खड़ा होना, ठीक है, और ये इंट्रांजिटिव होती है। ये देखो, ही रोज, वो खड़ा हुआ, ठीक है, मतलब उसने उठ खड़ा होना, उसने मतलब खुद को खड़ा किया फ्रॉम हिज सीट, अपनी सीट से। इसका दूसरा मतलब बताया था कि किसी चीज का इंक्रीज होना, किसी चीज का बढ़ जाना, ठीक है, वो है इन्फ्लेशन। जो महंगाई है रोज बढ़ गई टू 36%, कि वो 36% तक जो इन्फ्लेशन थी वो इंक्रीज हो गई, वो बढ़ गई। यहाँ पे इंक्रीज होना है, ठीक है, वो खुद इंक्रीज हो गई, हमें नहीं पता, वो इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पे मैं जो बात करूँगी उठ खड़े होने की बात करूँगी। तीसरी मैंने ये बात की है कि ये जो होती है ना, राइज, रोज, रीजन, राइजिंग होती हैं, इंट्रांजिटिव होती हैं। इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता जिसके ऊपर ये एक्शन ट्रांसफर कर सकें, इसलिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसके बाद प्रपोजिशन नजर आएगी। उसके बाद रेज को देखो, मैंने कहा कि जो रेज होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को खड़ा करना। सेंटेंस चेक करो, शी रेज्ड हर आईज फ्रॉम हर वर्क, उसने अपनी आंखों को ऊपर किया, ठीक है, फ्रॉम हर वर्क, अपने काम से। अब इसने रेज किसको किया, किसको खड़ा किया, किसको ऊपर किया, उसने अपनी आंखों को ऊपर किया। अब ये जो एक्शन हुआ था ये किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ है, उसकी आईज के ऊपर ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो होता है ना, ये वाला रेज, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को खड़ा करना। दूसरा इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना। बॉस ग्रजिंगली रेज्ड माय सैलरी, तो मैं कह रही हूँ कि जो बॉस थे उसने मेरी सैलरी को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करना, उसने इंक्रीज किया है इसको। ग्रजिंगली मतलब ना चाहते हुए भी उसने मेरी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे इंक्रीज करना है, इंक्रीज होना नहीं है। अच्छा, अब ये जो एक्शन है वो किस पे ट्रांसफर हुआ, वो सैलरी के ऊपर ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ना इनको याद रखना है, ठीक है, कि राइज जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या है। इसी तरह रेज की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि राइज का मतलब होगा कि खुद उठ खड़ा होना, मतलब खुद को खड़ा करना, और इसका दूसरा मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। और ये इंट्रांसिटिव होंगे, मतलब कि इनका एक्शन जो है ना वो किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे, मतलब इसके फौरन बाद आपको प्रपोजिशन नजर आएगी। उसके बाद रेज हो गया था। रेज का मैंने ये बताया था कि किसी चीज़ को खड़ा करना, ठीक है, जैसे इसने अपनी आइज को खड़ा किया था, इमरान खान ने आईब्रोज को खड़ा करवा दिया दूसरों की, तो वो चीज़ होती है किसी चीज़ को खड़ा करना। और दूसरा क्या है, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, जैसे ये बॉस थे उन्होंने मेरी सैलरी को इंक्रीज कर दिया। अब ये दोनों एक्शन जो थे इनको ऑब्जेक्ट चाहिए था जिसके ऊपर ये एक्शन ट्रांसफ़र हो सकता। तो ये जो दोनों वर्ब्स जो हैं वो क्या हैं, ये सारी की सब ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। इनको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर ये अपना एक्शन ट्रांसफ़र कर सके। आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो। अगर नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट एडिटोरियल में जब भी ये वर्ब दोबारा नज़र आई तो मैं इसको फिर रिपीट कर दूँगी। वाइल, जबकि द ओपोजिशन, जो ओपोजिशन थी ना वो मुखालफत थी, इन द हाउस में क्विकली पाउंस्ड ऑन हिम, उसने क्या किया, फौरी तौर पर पाउंस्ड किया। पाउंस करना क्या होता है, वो जो झपटा नहीं मारना, वो जो बिल्ली बैठी होती है अपने शिकार के ऊपर कि जैसे उसको मौका मिलेगा तो वो उसके ऊपर जंप कर जाएगी और उसको पकड़ लेगी। तो वो ओपोजिशन जो है ना वो फौरी तौर पर उन्होंने झपटा मारा ऑन हिम, उसके ऊपर। मतलब यहाँ पे झपटा मारना वो बिल्ली की तरह नहीं है, लेकिन इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना। उन्होंने फौरी तौर पर उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, दिस ग्रेव, ये सीरियस एरर को, एरर किसका, जजमेंट का, कि उन्होंने गलत जज किया उसको।
द इंटरनेशनल मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया हैज़ ऑल्सो रन विद द स्टोरी, उसने भी क्या किया, इस स्टोरी को प्रिंट कर दिया। यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए द प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड्स एज अ पैक, इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर के वर्ड को किसके रूप में, एज अ पैक, पैक के रूप में, कि एक वजह बन गई है जिसको वो अब लंबा खींचेंगे, ठीक है, जिसको मज़ीद कंसीडर करेंगे, जिसके ऊपर मज़ीद बहस करेंगे। तो वो ये बात कह रहे हैं, इसको अब जोड़ते हैं, जो ओपोजिशन थी ना हाउस में, वो फौरी तौर पर उसने उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया। क्यों किया, फोड़ लगा के बता रहा है कि इस वजह से कि उसने बड़ी सीरियस गलती की थी जज करने में उसको, और दूसरा जो ये वो बात कह रहा है कि जो इंटरनेशनल मीडिया थी उसने फौरी तौर पर इस स्टोरी को ना जल्दी से प्रिंट कर दिया, इस्तेमाल करते हुए प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स को एज अ पैक, एक नया मतलब कि एक नई वजह ढूंढ ली कि इसको डिस्कस करने के लिए। अब देखो ये ओपोजिशन हमारा सब्जेक्ट है, पाउंस उसकी वर्ब है। देखो पाउंस का मतलब क्या होता है, पाउंस ऑन समबडी समथिंग, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि टू क्रिटिसाइज समवन्स मिस्टेक्स और आइडियाज वेरी क्विकली एंड ईगरली, मतलब कि फौरी तौर पर किसी की बात जो है वो मुंह से भी पूरी निकली ना हो, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप उस इंसान को पसंद नहीं करते या जो भी आप ओपोजिशन में हो, तो आप क्या करोगे, उसको फौरी तौर पर उसकी गलती पे ना क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, उसके आइडिया के ऊपर करना शुरू कर दोगे। तो वो समथिंग भी हो सकती है जैसे आइडियाज हैं, और समबडी भी हो सकता है कि कोई इंसान भी हो सकता है वो, ठीक है। अच्छा ग्रेव, ग्रेव का मतलब एक तो होता है कब्र भी होता है, ये जो दूसरा ग्रेव है इसका मतलब होता है संगीन, सीरियस। तो अक्सर आपने सुना होगा ग्रेव सिचुएशन के बड़ी सीरियस सूरत हाल थी, ग्रेव इश्यूज़ के बड़े सीरियस इश्यूज़ थे, मसाइल थे, यह आपको ना न्यूज़पेपर में ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा रन का मतलब क्या होता है, रन अ स्टोरी का मतलब क्या होता है, रन द स्टोरी या रन अ स्टोरी जो होती है इसका मतलब होता है टू प्रिंट एन आर्टिकल, फ़ौरन से किसी आर्टिकल को प्रिंट कर देना, उसको छुपा देना, न्यूज़ में ले आना। अच्छा पैग, पैग का मतलब है जैसे उसने कहा है ना, उसको ये जो वर्ड था जो वो बोल चुका है प्राइम मिनिस्टर का, अब वो वर्ड क्या बन चुका है, एक वजह बन चुका है फॉर डिस्कसिंग, डिस्कस करने के लिए, बहस करने के लिए, समथिंग फर्दर, किसी चीज़ को मज़ीद। होता ऐसा ही है, देखो अब उसके मुंह से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुंह से जो वर्ड्स निकले हैं, अब कितने लोग हैं उनको एक स्टोरी मिल गई है इसको डिस्कस करने के लिए मज़ीद, ठीक है। अब वो कुछ दिन तक आपको मीडिया पे यही न्यूज़ नज़र आती रहेंगी कि उन्होंने ये वर्ड बोला, उन्होंने ये वर्ड बोला। 2 सीनियर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, कह रहा है जो 2 सीनियर मेंबर्स थे ना कैबिनेट के, हैव, अब यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ है ना इसको भी आप छोड़ दो। 2 सीनियर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट हैव रेफर्ड, वो रेफर कर चुके हैं किस चीज़ को, टू मिस्टर खान्स वर्ड्स, मिस्टर खान के जो अल्फाज थे उन्होंने इसको रेफर किया, उसको पेश किया एज किसके रूम में, अ स्लिप ऑफ द टंग, कि वो सिर्फ ज़ुबान से फिसलन थी, मतलब गलती से कुछ वर्ड्स उनके मुंह से अदा हो गए थे। बट लेकिन परहैप्स, शायद, इट वुड बी बेटर, कहता ये बहुत बेहतर होता इफ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद क्लियर करता किस चीज़ को, एयर को। अब इसको जोड़ते हैं। अच्छा अब ये जो दरमियान वाली चीज़ है पहले इसको देख लो, गोइंग इनटू डैमेज कंट्रोल मोड। अब ये जो दोनों थे ये इन्होंने इस तरह से काम क्यों किया था जी, ये ना जो सिचुएशन थी ना, जो सूरत हाल थी, जो उसकी शिद्दत थी, उसको कंट्रोल मोड में लाना चाहते थे, उसके डैमेज को कम करना चाहते थे। अब इसको जोड़ते हैं, वो ये बात कर रहा है कि जो 2 सीनियर मेंबर्स थे ना कैबिनेट के, उन्होंने पेश किया इमरान खान के अल्फाज को, जी वो गलती से मुंह से अदा हुए थे, लेकिन शायद वो कह रहा है कि ये सबसे बेहतर होता अगर प्राइम मिनिस्टर खुद इस शक को, इसको क्लियर करते, इन ये जो बात हुई है, जो वर्ड्स उनके मुंह से अदा हुए, इसके ऊपर जो शक है उसको अगर वो खुद क्लियर करते। अच्छा डैमेज कंट्रोल मोड का मतलब होता है एन अटैम्प्ट, एक कोशिश, मेड, जो कि की जाती है, टू करेक्ट और रेक्टिफाई अ सिचुएशन दैट वेंट रॉन्ग। अब ये सिचुएशन ख़राब हो गई है, अब क्या किया इनका, डैमेज कंट्रोल मोड जो है ना वो ऑन है, मतलब कि ये क्या करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए वो जो सिचुएशन है उसकी जो वो शिद्दत है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये मज़ीद ख़राब ना हो, तो वो उसके लिए इस्तेमाल होता है डैमेज कंट्रोल मोड। अच्छा रेफर्ड का मतलब क्या है, वही जो पहले आया था, जैसे मेंशन करना किसी चीज़ को, किसी को चीज़ को डिस्क्राइब करना। अब इसने इमरान खान के वर्ड्स को कैसे डिस्क्राइब किया, एज लगा के बता दिया जी ये तो स्लिप ऑफ द टंग थी।
अच्छा, स्लिप ऑफ द टंग का मतलब क्या है? समथिंग दैट यू से बाय एक्सीडेंट, वो चीज़ जो आप कहो बाय एक्सीडेंट, मतलब गलती से कह दो। यू इंटेंटेड टू से समथिंग एल्स, आपका जो इरादा था ना वो कुछ और था कहने को। ऐसा होता है अक्सर कि हम बाज़ औक़ात कोई लफ्ज़ मुंह से निकल जाते हैं और बार बार आप ये बात कहते हो कि नहीं मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं था, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन जो होती है ना, जो वो मुँह से अल्फाज जो अचानक निकल जाते हैं, उनका मतलब होता है, उसके लिए इस्तेमाल होती है ये फ्रेज़ स्लिप ऑफ द टंग, कि गलती से अल्फाज का मुंह से अदा हो जाना, ज़ुबान का फिसल जाना। अच्छा, क्लियर द एयर, क्लियर द एयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाउट्स को ख़त्म करना। कोई सिचुएशन है उसके अंदर जो डाउट्स पैदा हो गए हैं उसको क्लियर करना। दूसरा, टू डिस्कस करना इन इशू को, यूजुअली विद द गोल ऑफ एलिवेटिंग टेंशन और कन्फ्यूजन। मतलब क्या? मतलब कि एक बात उसने कही है, यहाँ तो रिमूव कर देना जो डाउट है सिचुएशन से, को जो भी सूरत हाल हुई थी उसके अंदर जो डाउट्स पैदा हुए हैं उसको क्लियर कर देना। दूसरा ये है कि वो जो इशू था ना उसको इसलिए डिस्कस करना ताकि वो जो टेंशन है और वो जो कन्फ्यूजन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों का मतलब यही है कि आपने कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है, वो जो शक पैदा हो गए उनको ख़त्म करना है। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन है कि वो यहाँ पे जोर दे रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, खुद वो ये काम करे। अच्छा, अब देखो एक कंडीशन लगी हुई है यहाँ पे, सेकंड कंडीशन। सबसे पहले ये देखो सेकंड कंडीशन कहाँ यूज़ होती है। सेकंड कंडीशन जो होती है ना, असल में वो उस चीज़ के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होती है जो अभी नहीं कर सकते। मतलब ये चीज़ हो गई है, ये पास्ट में हो गई है, अब आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते ना। ये अब दोबारा तो नहीं वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे, अब आप माजी में जाओ, जाके प्राइम मिनिस्टर को बिठाओ और उससे कहो कि ये सारे जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करो। मतलब ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई है, ये पीछे चला गया, ठीक है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसका स्ट्रक्चर होता है कि इसमें सिंपल पास्ट, इफ जो क्लॉज होती है उसके बाद सिंपल पास्ट आता है, ठीक है, और उसके बाद वुड आता है और बेयर इन्फिनिटिव आता है। अब देखो, इफ आई वॉन द लॉटरी, एक सिचुएशन तो ये है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाती ना, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो एक मैं बड़ा घर खरीदती। अब हो सकता है कोई लॉटरी हुई हो, उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया हो और अब आप बैठे ये बात कर रहे हो कि अगर मैं जीत जाता ना तो मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदता। अब वो चीज़ दोबारा तो नहीं हो सकती, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप इफ लगा कर वो सिचुएशन को बयान कर रहे हो कि अगर ऐसी सिचुएशन होती तो उसका रिजल्ट ये निकलता। तो अब वो क्या कह रहा है कि अगर ये चीज़ होती ना तो क्या होता, अगर प्राइम मिनिस्टर खुद ये डाउट्स को क्लियर करता तो क्या होता, ये बहुत अच्छा होता। तो वो ये इस तरीके से उसने बात की है। इट शुड बी रीइटरेटेड, वो कह रहा है इस चीज़ को बार बार दोहराना चाहिए, दैट ये कि उसामा बिन लादेन किलिंग, उसामा बिन लादेन का जो किलिंग थी, जो मर्डर था उन पाकिस्तानी सॉइल, पाकिस्तान की ज़मीन पर बाय अमेरिकन फोर्सेस के ज़रिए वो क्या था? विदाउट डाउट, बगैर शक के, एन एक्सट्रीमली लो पॉइंट, एक बहुत ही लो पॉइंट था इन दिस कंट्रीज हिस्ट्री, कंट्री की हिस्ट्री में, इस मुल्क की हिस्ट्री में जो था ना, एक बहुत ही लो पॉइंट था, बहुत ही ख़राब टाइम था। तो वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को ना दोहराना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए कि ये जो उसामा बिन लादेन का जो कत्ल हुआ था ना पाकिस्तान की ज़मीन पर अमेरिकन फोर्सेस के ज़रिए, कह रहा है बगैर किसी शक के वो एक बहुत ही लो पॉइंट था, एक वर्स्ट सिचुएशन थी कंट्री की हिस्ट्री में। अब देखो, शुड बी, इट हमारा सब्जेक्ट शुड बी, यहाँ पे मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। शुड बी, इसको दोहराया जाना चाहिए, ठीक है। दोहराने वाला कौन है? अंडरस्टूड है, आप हैं, हम हैं, यही सब लोग हैं, ठीक है। वो इस तरह से बात कर रहे हैं। रीइटरेट का मतलब होता है दोबारा कहना, रिपीटेड, दोबारा दोहराना, रीटोल्ड करना, रीस्टेटेड, दोबारा से बयान करना। अच्छा, यहाँ पे भी अब देखो फिर पोसेसिव केस बना हुआ है कि उसामा बिन लादेन किलिंग, कि इसकी किलिंग। अच्छा, लो पॉइंट क्या होता है? लो पॉइंट होता है द वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ सिचुएशन और एक्टिविटी, जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसका जो सबसे ख़राब बदतरीन जो वक्त है ना, उसके लिए इस्तेमाल होता है लो पॉइंट। सऊदी मिलिटेंट, कह रहे हैं ये जो सऊदी मिलिटेंट था ना, हु अर्नड हिज ट्राइब्स, जिसने कमाया था अपना नाम इन अफगानिस्तान में, इन द यूएस स्पॉन्सर्ड जिहाद, उस जिहाद में जिसको स्पॉन्सर्ड किया गया था, सपोर्ट किया गया था यूएस के ज़रिए। और ये जिहाद किसके अगेंस्ट था? द सोवियट्स के अगेंस्ट,
इवोल्ड इनटू, ये जो सऊदी मिलिटेंट था वो इवोल्ड इनटू हो गया, वो तब्दील हो गया किसमें, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, दुनिया के जो जितने खतरनाक आदमी थे उनमें से ये एक में तब्दील हो गया। अच्छा, कैसे हुआ, ओवरसीइंग, निगरानी करते हुए, और डेडली, एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट नेटवर्क की, दैट रेक्ड हवॉक अराउंड द ग्लोब, जिसने डिस्ट्रक्शन पैदा की, जो तबाही लेके आया पूरी दुनिया में। तो वो ये बात कर रहा है कि जो सऊदी मिलिटेंट था ना, जिसने अपना नाम कमाया था अफगानिस्तान में उस यूएस जिहाद स्पॉन्सर्ड जिहाद में जो कि अगेंस्ट था सोवियत के, अब ये जो सऊदी मिलिटेंट था ना, ये तब्दील हो गया दुनिया के वो जो जितने भी खतरनाक आदमी है ना उनमें से एक बन गया था। किस तरह से बना था, निगरानी करते हुए एक टेररिस्ट नेटवर्क की, उस ग्रुप की। और ये कौन सा टेररिस्ट नेटवर्क था जिसने तबाही लेकर आया था पूरी दुनिया में। अब देखो, ये सऊदी मिलिटेंट हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पे उसने यहाँ पे एडजेक्टिवल पूरी की पूरी क्लॉज डाली है। क्यों डाली है ये हमें बताना चाह रहा है कि ये सऊदी मिलिटेंट कौन था। ठीक है, ये जो सऊदी मिलिटेंट है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे इवोल्व। इवोल्व इनटू का मतलब होता है टू डिवेलप एंड चेंज ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी चीज़ में तब्दील हो जाना, डिवेलप हो जाना आहिस्ता आहिस्ता से। ठीक है, अब ये चीज़ नोट करो, अब यहाँ पे जब किसी चीज़ के स्टेट की तब्दीली को बताते हैं ना कि कोई चीज़ पहले ऐसी थी अब वो चेंज हो गई किसी और चीज़ में, तो उसके बाद इनटू आता है। जैसे यहाँ पे इसके लिए आया है इवोल्व इनटू, कि पहले ये सऊदी मिलिटेंट था, फिर वो इवोल्व इनटू हो गया, दुनिया के जो बदतरीन डेंजरस इंसान थे ना उनमें तब्दील हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये देखो, अर्न हिज स्ट्राइप्स, इसका मतलब क्या होता है, अर्न वन स्ट्राइप्स का मतलब होता है टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना कि आप डिजर्व करो किसी पोजीशन को और किसी हायर स्टेटस को। अच्छा, उसके बाद देखो ये वाला वही स्ट्रक्चर बना हुआ है वन ऑफ वाला, जो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब वो प्लूरल होगा तो तब भी तो उसमें से एक की बात करेंगे ना हम, तो यहाँ पे इसलिए मैन इस्तेमाल हुआ है, मैन नहीं आया। अच्छा, ओवरसीइंग, ओवरसी करने का मतलब होता है निगरानी करना, सुपरवाइज करना, कीप एन आई ऑन, इंस्पेक्ट करना। wreaked havoc, इसका मतलब होता है टू कॉज इन्फ्लिक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो चीज़ जो तबाही लेकर आए, जो बर्बादी लेकर आए, तो उसको कहते हैं wreaked havoc। Therefore, इसलिए बीस्टोइंग, नाजिल करना, द टाइटल ऑफ मार्टायर, किसी को देना, किसी को अता करना एक टाइटल, किसका, वो भी शहीद का, अपॉन हिम, उसके ऊपर, इज अनवाइज, वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो बड़ी अहम का ना बात है, एंड विल नॉट हेल्प, और ये जो चीज़ है ना ये हेल्प नहीं करेगी इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान इमेज, पाकिस्तान की इमेज को अमंग किसके दरमियान में, द कम्युनिटी ऑफ नेशंस, जो नेशंस के दरमियान में जो ताल्लुक होता है उस चीज़ में। तो वो ये कह रहा है कि ये जो अता करना है ना शहीद का टाइटल, वो भी उसको, तो ये बड़ी अहम काना बात है, और ये जो चीज़ है ना ये जो पूरी की पूरी बात है ये हेल्प नहीं करेगी, मदद नहीं करेगी इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान के इमेज को, दुनिया वो जो नेशंस का आपस में ताल्लुक है उस चीज़ में। अच्छा, बीस्टोइंग, बीस्टोइंग का मतलब क्या होता है, बीस्टो समथिंग ऑन और अपॉन समबडी का मतलब होता है टू गिव समवन समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू और इम्पोर्टेंस, किसी को कोई चीज़ अता करना, किसी के ऊपर कोई चीज़ नाजिल करना, तो वो जो चीज़ है ना उसको कहते हैं बीस्टो करना, मतलब बहुत बड़ा जो वो जो चीज़ है ना किसी को ग्रेट वैल्यू देना, इम्पोर्टेंस देना। तो वो क्या कर रहा है, वो ये टाइटल दे रहा है, बड़ी अहमियत का टाइटल है ये शहीद का जो इसने दिया है इसको। अच्छा, बीस्टो के बाद एक चीज़ याद रखना, इसके बाद जो प्रपोजिशन होती है वो ओन होती है या अपोन होती है, आपको ज़्यादातर अपोन देखने को मिलेगी। अनवाइज, अनवाइज का मतलब होता है स्टूपिड एंड लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ जो स्टूपिड भी हो और पूरे चांसेस हैं कि इसकी वजह से अब प्रॉब्लम्स होंगी, जो मसले मसाइल होंगे। हेल्प, अब देखो मैंने वो लोग जो मेरे साथ बने रहे हैं एडिटोरियल्स में उनको पता है कि मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हेल्प है वो अपने बाद 2+V1 भी लेता है, हेल्प अपने बाद बेयर इन्फिनिटिव भी लेता है, हेल्प अपने बाद इन प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है ING वो भी लेता है। तो अब देखो हम लोगों ने मोस्टली जो न्यूज़पेपर में देखा था वो क्या देखा था, वो हमने ये देखा था हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव। तो आज क्या इस्तेमाल हुआ है, उसने हेल्प के बाद टू इस्तेमाल किया, मतलब 2+V1 टू इम्प्रूव,
तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये इस तरह से भी आता है स्ट्रक्चर। अब आपको हेल्प के बाद V1 नज़र आए तो उसमें भी नहीं घबराना, ये इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, कॉमिटी ऑफ नेशंस का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होती है, जो रिस्पेक्ट होती है, जो ताल्लुक़ होता है, जो कंट्रीज़ के दरमियान में होता है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। मिस्टर खान हैज़, कहता है मिस्टर खान जो है ना हैज़ इन द पास्ट में अवॉइडेड, वो अवॉइड कर चुके हैं किस चीज़ से? लेबल करने से। किस चीज़ को? द लेट अलकायदा चीफ, जो फोर्थ हो चुके हैं, जो अलकायदा चीफ के, उसको एज अ टेररिस्ट के रूप में। एंड हिज व्यूज़, उसके जो व्यूज़ थे, उसके जो नुक्ता नज़र था ऑन मिलिटेंट्स को लेकर, उसका जो मौक़िफ़ था, हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब, वो अक्सर डिस्क्राइब किया जा चुका है एज एम्बिगुअस, कि वो क्लियर नहीं है, वो मशकूक करार दिया गया है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो मिस्टर खान है ना, माजी में भी अवॉइड कर चुका था ये जो लेड अलकायदा चीफ है, उसको टेररिस्ट कहने के तौर पर, उसको लेबल देने के ऊपर कि ये टेररिस्ट है। और उसके जो व्यूज़ है ना, जो उसकी नुक्ता नज़र है, जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसका स्टांस है मिलिटेंट्स को लेकर, कहता वो अक्सर डिस्क्राइब किया जा चुका है कि ये एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस क्या होती है? इसका मतलब होता है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब वो बात जो क्लियर ना हो, मतलब जिसको कहते नहीं है ना, वो बात आपको यस में पता चले या नो में पता चले, बट दरमियान में कोई चीज़ हो कि यही ना पता चले कि उसका मीनिंग क्या है, असल मतलब क्या है, तो वो चीज़ें होती हैं एम्बिगुअस। बट इन द गिवन सर्कमस्टांसिस, कहता इन द गिवन सर्कमस्टांसिस, ये जो सर्कमस्टांसिस है ना, उनको ध्यान में रखते हुए, स्पेशली ख़ास तौर पर विद हॉस्टाइल एक्टर्स, उन हॉस्टाइल एक्टर्स के साथ जो कि लुकिंग कर रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, चीज़ों को मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, फॉर पाकिस्तान के लिए, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट सेंड अ क्लियर मैसेज, प्राइम मिनिस्टर को सेंड करना चाहिए एक साफ मैसेज, दैट ये कि उसामा बिन लादेन हैज़ डन नो ग्रेट सर्विस, कि वो कर चुका है नहीं कोई ग्रेट सर्विस, कोई अच्छा काम नहीं कर चुका टू पाकिस्तान के लिए, और द मुस्लिम फेथ के लिए, एंड सर्टनली, और बेशक, डजंट डिज़र्व टू बी कॉल्ड अ शहीद, और वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको बुलाया जाए शहीद के तौर पर। तो वो ये कह रहा है कि ये जो सर्कमस्टांसिस है ना, ये सूरत हाल है, इसको ध्यान में रखते हुए कहता ख़ास तौर पर उन दुश्मनों में जो कि तलाश में रहते हैं कि चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना दे पाकिस्तान के लिए, प्राइम मिनिस्टर को भेजने चाहिए क्लियर साफ मैसेजेस। वो ये कि जो उसामा बिन लादेन है, उसने कोई अच्छा काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए या मुस्लिम फेथ के लिए, और बेशक ये डिज़र्व नहीं करता कि इसको कहलाया जाए शहीद। ठीक है, अब देखो स्पेशली में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अक्सर जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, तो इन दोनों में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये याद रखना। प्राइम मिनिस्टर हमारा सब्जेक्ट, मस्ट सेंड उसकी वर्ब। अब देखो यही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। उसामा बिन लादेन जो है वो कर चुका है, और उसामा बिन लादेन डजंट डिज़र्व, और यही इंसान जो है वो डिज़र्व नहीं करता। एक सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब इसकी पड़ी हुई है। अच्छा, अब देखो टू बी कॉल्ड, टू बी प्लस V3 क्या है ये चीज़? पैसिव इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है कि ये जो उसामा बिन लादेन है, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है कि इसको नहीं कहलाया जाना चाहिए, ये नहीं कहलाया जाना चाहिए शहीद। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है, इसमें जो उसामा बिन लादेन जो है ना, वो कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, वो बल्कि इसके ऊपर काम हो रहा है कि इसको नहीं कहलाया जाना चाहिए, इसको नहीं पुकारना चाहिए शहीद। और यहाँ पे देखो उसामा बिन लादेन जो है ये सब्जेक्ट है, और ये काम कर रहा है यहाँ पे, ये कि काम कर चुका है, कि ये जो क्या कर चुका है, कोई अच्छा काम नहीं किया इसने पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे उसामा बिन लादेन जो है वो हैज़ डन है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर लगा हुआ है, और यहाँ पे पैसिव इन्फिनेटिव लगा हुआ है। यहाँ पे वो मतलब जो कन्वे कर रहा है वो पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, एक एक दो एग्जाम्पल्स लिखिएगा, और उसके बाद देखिएगा फिर आपको ये नहीं भूलेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।